Today's topic is about nerve impulse. नर्वस सिस्टम के फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंड भी कर सके सिग्नल्स को और रिसीव भी कर सकें। तो इस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह से होती है, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के ज़रिए थ्रू न्यूरॉन्स। तो इन सिग्नल्स की ट्रांसमिशन को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस या चेंजेस होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होते हैं थ्रू नर्व सेल मेम्ब्रेन। अब नर्व इम्पल्स जब ट्रेवल करती है न्यूरॉन के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो न्यूरल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है मूव करते हैं। अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फिनोमिनन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जरूरी हैं सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए विद इन अ न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन के सेल के अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के जरिए होती है, जबकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर इफेक्टर्स तक जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है वो थ्रू केमिकल प्रोसेसेस होती है। अब इन चीजों को हम आगे समझेंगे कि ये किस तरह से होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सेल, यानी सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चार्जेस के बीच में डिफरेंस को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये क्या होता है, अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी इनर साइड पे कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्जेस की ज़्यादा है और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सेल। तो ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है नॉन कंडक्टिंग सेल के अंदर, नर्व सेल के अंदर, या नॉन एक्साइटेड स्टेट या उसकी रेस्टिंग स्टेज भी हम उसको बोल सकते हैं। अभी न्यूरॉन जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा, रेस्टिंग स्टेज में है, नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेल मेम्ब्रेन में के थ्रू सेल इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के बीच में। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो हैं अगर हम देखें वो सेल की इनसाइड पे ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, जबकि पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल, और इसे हम कहते हैं रेस्टिंग न्यूरॉन, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से ये इनर नेगेटिव एनवायरनमेंट और आउटर पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो यहाँ पे ये है कि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस आउटसाइड द सेल, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ सेल, यानी साइटोप्लाज्म में। जैसे कि आपको ये लेफ्ट पिक्चर में नजर आ रहा है कि बाहर जो है पॉजिटिव आयंस जैसे कि सोडियम आयंस, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ सेल। और दूसरा यहाँ पे फैक्टर क्या है जो मेंटेन करता है इस आउटर पॉजिटिव एनवायरनमेंट को और इनर नेगेटिव एनवायरनमेंट को, वो है एक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप, जो कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। अब ये सोडियम और पोटेशियम पंप जो है मेंटेन करता है रेस्टिंग पोटेंशियल अगर एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाए। एक दफ़ा जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसको मेंटेन रखा जाता है।
सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर की नजर आ रही है। ये सेल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। अब इसकी जॉब क्या है? इसकी जॉब है कि ये पोटाशियम आयंस को सेल के अंदर मूव करती है और सोडियम आयंस को सेल से बाहर मूव करती है। अब इस पंप को ये पावर कहाँ से मिलती है ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए? तो ये पंप को पावर मिलती है बाय एटीपी। अब हर एटीपी के टूटने से 3 सोडियम आयंस सेल से बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर मूव करते हैं। सोडियम आयंस जब इस पंप के साथ बाइंड करते हैं, जैसे आपको पिंक कलर के सोडियम आयंस यहाँ बाइंड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखें साथ आपको एक फॉस्फेट आयन जो है वो भी बाइंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है, जो यहाँ पे अटैच हुआ है पंप से, ये एटीपी के टूटने से जो है रिलीज हुआ है, और ये जब पंप के साथ बाइंड करता है तो इससे पंप की शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज होने से पंप फौरन से ये सोडियम आयन जो 3 इसके साथ अटैच हुए थे इनको रिलीज कर देता है, और पोटाशियम आयंस जो 2 बाहर हमें नजर आ रहे हैं, ये 2 पोटाशियम आयंस को अपने साथ बाइंड कर लेता है। अब जैसे ही पोटेशियम आयंस इसके साथ बाइंड होते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप फौरन से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है पंप से, जिसकी वजह से पंप जो है फौरन से पोटेशियम आयंस भी रिलीज कर देता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से ये जो है सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो काम कर रहा है और मेंटेन कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। अब थर्ड फैक्टर यहाँ पे क्या है? थर्ड फैक्टर है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। जैसे कि लेफ्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि इनसाइड ऑफ सेल में हमें लार्ज प्रोटीन्स नजर आ रही हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये जो लार्ज प्रोटीन्स हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं, ये इनसाइड ऑफ सेल को मजीद नेगेटिव बना रही हैं। नेक्स्ट फैक्टर है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स। अब सेल मेम्ब्रेन चूंकि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ आयंस को ये अपने थ्रू पास होने देती है, कुछ को नहीं होने देती, तो ये जो है सिर्फ पोटेशियम आयंस जो हैं उनके लिए परमिएबल है, यानी उनको पास होने देती है। तो पोटेशियम आयंस जो हैं मजीद लीक हो जाते हैं आउटर एनवायरनमेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो मजीद पॉजिटिव हो जाती है और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट मजीद नेगेटिव हो जाती है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है? जब न्यूरॉन जो है रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो यहाँ पे कोई भी नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होती। ये नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन की कंडीशन है। नेक्स्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में न्यूरॉन्स चूंकि रेस्टिंग कंडीशन में हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं ज़्यादा इनसाइड ऑफ सेल, तो चूंकि इनसाइड ऑफ सेल जो है वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है, तो वो 70 मिली वोल्ट्स मोर नेगेटिव है देन आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये वोल्टेज जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। और ये डिटरमिन कौन करता है? ये बेसिकली 2 फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो फैक्टर था वो है डिफरेंस इन आयन कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट, और दूसरा था रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू डिफरेंट आयन स्पीशीज।